अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस का तालिबान पर आयद पाबंदियों के खात्मे का इशारा। रूसी मंदूब ने कहा, दुनिया पसंद करे या न करे, तालिबान अफगानिस्तान को चला रही हैं, तालिबान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तालिबान दर हकीकत अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं, वो रुकने वाले नहीं। खबर दे रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में रूस का तालिबान पर आयद पाबंदियों के खात्मे का इशारा। रूसी मंदूब ने कहा, दुनिया पसंद करे या न करे, तालिबान अफगानिस्तान को चला रहे हैं, तालिबान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तालिबान दर हकीकत अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं, वो रुकने वाले नहीं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, बरतानिया में 4 जुलाई को होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी नस्दाद बरतानवी वकला के किस जमात को वोट करेंगे और उनके ख्याल में कौन सी बरतानवी सियासी जमात ये इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, ये बता रहे हैं ब्यूरो चीफ बरतानिया चौधरी तबरेज़ औरा। जी तबरेज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बरतानिया में जो जनरल इलेक्शन है 4 तारीख को होने जा रहे हैं। बिल्कुल कैंपेन आखिरी मराइल में है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो आज हमारे साथ जो लीगल फैकल्टी है उनके अहबाब मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में ये क्या समझते हैं कि किन को वोट करेंगे और आगे होने क्या जा रहा है, हुकूमत कौन परफॉर्म करने जा रहा है। क्योंकि जो है सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और जो 3 मेजर पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव, लेबर और लिबडेम, तीनों के जो मैनिफेस्टोज हैं, मैं इन्हें ह्यूमन राइट्स की नज़र से देखता हूं और इनमें सबसे जो इस टाइम अच्छा और इमिग्रेंट्स फ्रेंडली मैनिफेस्टो है वो लिबडेम का है। तो मेरा ख्याल है मेरा वोट अगर मैं डिस्क्लोज ना भी करूं तो फिर भी लिबडेम को ही जाए। आपने भी इंडिपेंडेंट को वोट करना है या कोई पार्टी है जिसके आप मेंबर हैं? नहीं, मैं तो खुद लेबर को वोट करूंगा क्योंकि आई थिंक वी हैव इनफ कंजर्वेटिव्स। मेरे ख्याल में 2 टेन्योर से ज़्यादा उनको हो गए हैं। अगर उन्होंने डिलीवर करना था तो अभी तक डिलीवर कर चुके होते। आपने यहाँ पर गुफ्तगू सुनी है, जो पाकिस्तानी वकला हैं बरतानिया में ये प्रैक्टिस करते हैं और जो बरतानवी कवानीन हैं इनके माहिर कानूनदान गर्दाने जाते हैं। इनकी मुख्तलिफ आरा हैं, कोई लिबडेम को सपोर्ट कर रहा है, कोई लेबर के हक में है और कोई जो है वो आज़ाद के हक में है। ये वो जमहूरियत है कि यहाँ पर अपनी मर्जी से, आज़ादी से आप वोट कर सकते हैं। तो बकाया डोर स्टेप पे है 4 और उसके बाद देखिएगा कि कौन सी जमात जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। जी आगे बढ़ें और बात करें। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तुरूर ने मर्दान में ग्रिड स्टेशन जाकर 5 से ज्यादा फीडर्स पर बिजली बहाल करा दी। कहा, मुतल्लिका फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटों से ज्यादा था। लोड शेडिंग ने आवाम का बुरा हाल कर दिया है। पेस्को हुकाम से बिजली बहाल कराने की दरखास्त की, मेरी दरखास्त को कबूल करते हुए पेस्को ने बिजली बहाल कर दी। आपको बता रहे हैं यहाँ पर खबर दें, वजीर खुराक केपी जाहिर शाह तुरूर ने मर्दान में ग्रिड स्टेशन जाकर 5 से ज्यादा फीडर्स पर बिजली बहाल करा दी। कहा, मुतल्लिका फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटों से ज्यादा था। लोड शेडिंग ने आवाम का बुरा हाल कर दिया है। पेस्को हुकाम से बिजली बहाल कराने की दरख्वास्त की, मेरी दरख्वास्त को कबूल करते हुए पेस्को ने बिजली बहाल की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि मौजूदा तनाज़ इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से हुआ। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। जस्टिस अथमिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को बाहर किया, जो एक अहम सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कानून की खिलाफ वर्जी को देखे? वोटर ने सियासी जमात को वोट दिया था। तफसीलात इस्लामाबाद से बिशारत राजा की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन के वकला और अटार्नी जनरल ने दलाइल दिए। अटार्नी जनरल मंसूर अवान ने दलाइल में कहा कि 2002 में कौमी असम्बली में पहली मरतबा आर्टिकल 51 के तहत मखसूस नशिस्तों का तयन किया गया। असम्बलियों में आर्टिकल 51 का मकसद खवातीन और अकलियतों की नुमाइंदगी देना है। जो आजाद उम्मीदवार सियासी जमात में शामिल हो जाए वो पार्टी का रुकन तस्वुर होता है। अटार्नी जनरल के दलाइल पर जस्टिस अतर मनीहुल्लाह ने कहा कि आर्टिकल 51 एक सियासी जमात का हक है। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को बाहर किया, जो एक अहम सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी को देखे? वोटर ने सियासी जमात को वोट दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटार्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, आपने खुद कहा
کہ اگر آزاد امیدوار زیادہ ہوں تو کچھ غیر معمولی صورتحال ہوگی۔ موجودہ صورتحال میں آزاد امیدواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آزاد امیدوار اتنی زیادہ تعداد میں آئے کیسے؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے اتنے زیادہ آزاد امیدوار بنائے؟ سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں کہ غلطی کو ٹھیک کرے یا غلطی کا ازالہ کرے۔ اس دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا کسی فریق نے یہ کہا کہ نشستیں خالی رہیں گی؟ ہر فریق کہتا ہے نشستیں ہمیں دی جائیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ فیصل صدیقی نے کہا تھا اگر سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں ملتی تو خالی چھوڑ دیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت انصاف کے تقاضوں کا نہیں آئین اور قانون کا اطلاق کرتی ہے۔ نظریہ ضرورت کے تمام فیصلوں میں انصاف کے تقاضوں کا ہی ذکر ہے۔ جب کچھ ٹھوس مواد نہ ملے تو انصاف کی اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے۔ اس موقع پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا عدالت آئین کی سنگین خلاف ورزی کی توثیق کر دے؟ کیا کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ ایک آئینی ادارے نے غیر آئینی تشریح کی اور سپریم کورٹ توثیق کرے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں، ہر فیصلے نے آئین کو فالو کیا۔ کچھ ججز دانا ہوں گے، میں اتنا دانا نہیں۔ پاکستان کو ایک بار آئین کے راستے پر چلنے دیں۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کا کہنا ہے کہ انتخابی نشان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی۔ الیکشن کمیشن کی نالائکی کی وجہ سے اتنا بڑا بحران پیدا ہوا۔ آج امریکہ سمیت پوری دنیا پاکستان کے انتخابی نتائج پر سوال اٹھا رہی ہے۔ ملک میں فارم 47 والوں کی حکومت کی وجہ سے عدم استحکام ہے۔ قسمتی سے پاکستان کے الیکشنز کی ریگنگ کے لیے وہ ایک کیس اسٹڈی بنے گا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بری طرح ناکام ہوا ہے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں، اور اس الیکشن میں بری طرح ناکام ہوا ہے اس کو، اور یہ دانستہ طور پہ ہوا ہے۔ یہ صرف نالائکی نہیں ہے، اس میں بدنیتی بھی شامل ہے۔ اور پھر جب ہم یہاں پہ کورٹ میں آئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ ہمیں بڑی تشویش ہے کہ اس کیس کو بہت زیادہ لمبا کیا جا رہا ہے۔ اس کو لمبا کرنے سے جو عدم استحکام ہے وہ مزید بڑھے گا۔ سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف کیس کی سماعت 5 جولائی تک ملتوی کر دی۔ جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت موجود ہے، اس کے چیئرمین، سیکرٹری وغیرہ بھی ہیں، پارٹی کی بنیادی رکنیت بھی موجود ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جو جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرایا، آپ نے ہاں نہ نہیں کی، لیکن انہوں نے تو الیکشن کروا کے جمع کروا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ اس پر جسٹس عامر نے ریمارکس دیے، جو ہوا اس کو چھوڑ دیں، میں مفروضوں پر بات نہیں کر رہا، عدالتی سوال کا جواب دیں۔ انہوں نے غلط الیکشن کرایا ہوگا لیکن کروا کر بھیج تو دیا ہے نا، سوالات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آئندہ سماعت پر جواب دیں۔ یو این ورکنگ گروپ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی حراست کا فیصلہ من مانی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کا کوئی قانونی جواز نہیں، بظاہر اس کا مقصد انہیں نااہل کرنا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے خلاف زلفی بخاری کی نامور لا فرم کے ذریعے اقوام متحدہ میں ڈائپٹیشن اور یو این او ورکنگ گروپ کی قانونی رائے سامنے آئی ہے، جس میں بانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ورکنگ گروپ کی رپورٹ میں حکومت سے ورکنگ گروپ کو پاکستان کے دورے کی آزادانہ تحقیقات کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ورکنگ گروپ نے تشویش ظاہر کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنے دفاع کا حق نہیں دیا گیا۔ وکلا صفائی سے جرح کا حق لے کر سرکاری وکلا کو دیا گیا۔ خبر شامل کریں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر رد عمل۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری اور زیر التوا مقدمات پاکستان کا داخلی معاملہ ہے۔ بطور خود مختار ریاست پاکستان میں عدالتوں کے ذریعے آئین اور مروجہ قوانین پر عمل ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ملکی آئین و قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں۔ کئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شفاف ٹرائل اور عدالتی نظام کا مظہر ہے۔ آئین، قانون اور عالمی اصولوں سے ماورا کوئی بھی مطالبہ عدل کے منافی کہلائے گا۔
अमेरिका की जानिब से एक मरतबा फिर बानी तहरीक इंसाफ पर मुकदमात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया गया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बानी PTI पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज है। हम ज़ेरे इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने मजीद कहा कि अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करना है। अमरीका दुनिया भर में पड़ोसी मुमालिक में मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करता है। उन्होंने कहा कि अमरीकी आला हुकाम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान पर जोर दिया कि आइन के मुताबिक अवाम के हकूक का एहतराम, इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। इसमें इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल है। ये मामला उठाते रहे हैं। बानी चेयरमैन PTI ने कहा है शहबाज शरीफ से मौसम पर मुज़ाकरात करें। उनके पास मुज़ाकरात के लिए है क्या? बानी PTI ने उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। बानी PTI का कहना है कि PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक और इख्तलाफात नहीं। PTI के दोनों ग्रुपों को 4 तारीख को बुलाया है, उनसे बात करूंगा। फवाद चौधरी और दूसरे रहनुमा जो इस वक्त पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं उन्हें नज़रअंदाज करें। अपना फोकस काम पर रखें। तशद्दुद सहने वाले और फाइलें देखकर भागने वाले पार्टी रहनुमाओं के बारे में अलग फैसले होंगे। मौजूदा बजट से महंगाई का तूफान आने वाला है। चीफ जस्टिस लाहौर और सिंध हाई कोर्ट का तकर्रुर कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा खातून जज को चीफ जस्टिस का ओहदा दिया गया है। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम को बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस आलिया नीलम हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी। जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी को बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। तारीख में पहली मरतबा चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 जजेस के दरमियान वोटिंग के जरिए हुआ। जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का जाती डेटा किसने लीक किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर मामूली इकदाम उठाते हुए एक्स चीफ लीगल ऑफिसर को अहम खत लिख दिया। एक्स डेटा लीक करने वाले अकाउंट की शिनाख्त में मावनत मांगी गई है। मुल्की तहकीकाती इदारों की जानिब से निशानदही किए गई अकाउंट्स की तफसीलात भी खत के साथ मुंसलिक है। हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच की हिदायत पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने एक्स को खत लिख दिया। जस्टिस बाबर सत्तार और इनकी फैमिली का जाती डाटा किसने लीक किया? अदालत ने बड़ा कदम उठा लिया। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने वजारत खारजा के जरिए समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को अहम खत लिख दिया। अदालती जराये के मुताबिक एक्स चीफ लीगल ऑफिसर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच की हिदायत पर खत लिखा गया। वजारत खारजा और अमरीका में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए लिखे गए खत में एक्स से पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतल्लिका मालूमात फराहम की दरख्वास्त की गई है। कहा गया कि एक्स अगर अपना नुमाइंदा हाई कोर्ट के सामने भेजना चाहे तो भेज सकता है। एक्स अगर नुमाइंदा भेजता है तो काबिले तारीफ अमल होगा। एक्स डाटा लीक करने वाले अकाउंट की शिनाख्त में मुआवनत करने का कहते हुए कहा गया कि अगर मुनज़्ज़िम मुहिम थी तो इसके लिंक्स के हवाले से भी एक्स मुआवनत करे। एक्स की जानिब से यूके और भारतीय हुकूमतों को इससे कबल मुआवनत देने का हवाला भी खत का हिस्सा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सियासी जमातें ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। मुल्क में नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए। झूठ, चोरी, जोर जबरदस्ती को सियासत का नाम दे दिया जाता है। मनफी रवैयों से हमेशा मुल्क की बदनामी होती है। हमें अपने रवैयों पर नजर सानी करनी चाहिए। हमें बहुत अच्छी रिवायात हैं, लेकिन जो हमारे मनफी रवैये हैं उन पर एहतसाबी जायजा लेना चाहिए। मुल्कों की तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम पर है। मुल्क जो है वो सियासत के जरिए ही चल सकता है। सियासी जमातों और सियासतदानों के जरिए ही आगे बढ़ सकता है। सियासत को जो है वो हर आदमी के लिए जो है वो रवा रखा जाए। सियासी जमातें हों, हमने उन चीज़ों का नाम सियासत क्यों रख दिया है कि जिनकी वजह से कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। अगर झूठ बोला जा रहा है तो हम कहते हैं कि ये सियासत हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करना चाहिए। साहबजादा हामिद रजा मौलाना फजल रहमान से इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं मौलाना फजल रहमान से इख्तलाफात साइड पर रखने को तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान PTI के स्टेज पर हुए तो मैं उनके साथ हूँगा। मौलाना फजल रहमान को कहता हूँ PTI के साथ इत्तेहाद बनाएं।
میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مولانا نے 2 ایشو بنائے تھے کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک کمیٹی نہیں بنائی، 5 رکنی کمیٹی گزشتہ روز بنا دی گئی ہے. دوسرا ایشو تھا کہ حامد رضا نہیں مان رہا، حامد رضا مان گیا. اب آئیں مولانا. یہ اب آپ بریکنگ دے رہے ہیں ہمیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ حامد رضا صاحب اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے سائیڈ پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، ختم نہیں کر رہے، سائیڈ پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں. یعنی اگر مولانا فضل الرحمان براڈر ایک الائنس کا حصہ بننے کا فیصلہ کرتے ہیں، موسٹ ویلکم. یہ بات آپ ذرا کیمرے کی طرف دیکھ کے دوبارہ کہیے. موسٹ ویلکم. میں مولانا کو ویلکم کروں گا. صحیح. ناؤ ایم ویٹنگ فار دا مومنٹ کہ جب JUI اناؤنس کرے گی کہ ہماری دونوں ریزرویشنز جو کل خود مولانا صاحب نے ایڈریس کی ہیں وہ سیٹل ہو گئی ہیں، کمیٹی بھی بن گئی اور حامد رضا نے بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے دی. لیٹس موو آن. آئی ایم ویٹنگ فار دا مومنٹ. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک چودھری نظام کے تحت چل رہا ہے. تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے چکروں میں پڑے ہیں، کوئی مخصوص نشستوں کے پیچھے، کوئی حکومت بچانے کی کوشش میں ہے. وزیر اعظم آٹے پر ٹیکس لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں عوام کو ریلیف دیا. حکومت چاہتی ہے کہ لوگ باہر نکل آئیں، وزیر اعظم ریلیف فراہم کریں، ایسا نہ ہو کہ عوام بکھر جائیں. وقت تمام پارٹیاں اپنی اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں. کوئی ریزرو سیٹوں کے اوپر قناعت کر گیا ہے، بعد میں کچھ بھی کرتے رہیں، اپنی حکومت کے چکر میں لگا ہوا ہے. آٹے پہ بھی ٹیکس لگا دو، چینی پہ بھی ٹیکس لگا دو، دال پہ بھی ٹیکس لگا دو. ان سب چیزوں پہ ٹیکس لگا کر وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. کیا یہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ لوگ نکلیں اپنے اپنے طور پر اور پھر اس طرح سے افراتفری پیدا ہو جائے؟ کہاں جائیں گے پھر یہ لوگ؟ شہباز شریف صاحب، قوم کو ریلیف دو اس سے قبل کہ قوم بپھر جائے اور کسی کے کنٹرول میں نہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبائی وزیر سندھ سید غنی نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی نے ایک عدالتی فیصلے کو لے کر نفرت پھیلانے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے سب سے بڑا اور اہم شہر کو لاشوں کا تحفہ دیا. ان کو اپنے بانی سے نفرت وراثت میں ملی. کوٹا سسٹم پیپلز پارٹی نے نہیں، لیاقت علی خان نے شروع کیا تھا. صوبائی وزیر نے سندھ میں گورنر کی تبدیلی کا انتیا بھی دے دیا. ایک غیر متنازع صاف اور شفاف عمل کو اس طرح سے متنازع بنانا اور پھر اس کے اوپر ایک نسلی قسم کی غلیظ باتیں پیدا کرنا تاکہ لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. جو کوٹا سسٹم ہے اس کا آغاز کیا تھا لیاقت علی خان نے. کہ خالد مقبول صدیقی کس منہ سے یہ بات کرتا ہے؟ پی ایس پی کا جو رہنما ہے اس نے جو کہا ہے خالد مقبول کے لیے کہ بھارتی ایجنٹ ہے، پتہ نہیں پاسپورٹ پاکستان کے جا کے جلا دیا، پھر بھارتی پاسپورٹ پر امریکہ گیا، پتہ نہیں کیا کیا کیا. یار وہ آدمی ہمیں درس دے گا؟ ان کی ذہنیت کو سمجھیں. یہ ایک مرتبہ پھر اس شہر کو، اس صوبے کو، اس ملک کو بربادی کے راستے کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. علی محمد خان نے کہا ہے بجٹ منظوری کے بعد مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. عوام بالیاں بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں. بجٹ میں بجلی اور گیس مہنگی کر دی گئی. بجٹ میں جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ راتوں رات بدل گئے. پہلے تو کوئی لیپا پوتی ہوتی تھی، کوئی شرم حیا ہوتی تھی، بندہ کوئی کہتا تھا، کوئی بات کرتا تھا، کوئی بہانہ بناتا تھا. اب کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ تو IMF کا بجٹ ہے. قوم کس حالت میں ہے؟ لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے؟ روزگار کی کیا صورتحال ہے؟ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے؟ لوگ اپنے گھر والیوں کی بالیاں اور ان کے کنگن بیچ کے اور قیمتی چیزیں بیچ کے اپنے بجلی اور گیس کے بل دے رہے ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری سے عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما غلام احمد بلوچ نے ملاقات کی. غلام بلوچ نے آصف زرداری کو دوسری مرتبہ صدر مملکت کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی. آصف علی زرداری اور غلام احمد بلوچ کے درمیان ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی، سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر آصف علی زرداری نے کہا ملکی مسائل کے حل، سیاسی و معاشی استحکام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا ساتھ چلنا ضروری ہے. اہم قومی امور پر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور اتفاق رائے ناگزیر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے مجوزہ قوانین رولز میں ترمیم کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم دیا اور انفورسمنٹ اتھارٹی کی مانیٹرنگ کا فل پروف میکانزم تشکیل دینے کی ہدایت کی. مریم نواز نے کہا کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عزم غیر متزلزل ہے. ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو عوام کے مفادات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک نے کہا ہے مشکل فیصلے کے ثمرات بھی آنا شروع ہو گئے. سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے. گزشتہ چند ماہ سے پاکستان پر خطرے کے بادل منڈلا رہے تھے.
कर्ज पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए लिया गया। इन मुश्किल फैसलों के बावजूद तो मैं कह रहा हूँ काइंडली आप देखें हमने रास्ता कौन सा इख्तियार किया और क्या वो ट्रेंड सही सिमत के अंदर है कि गलत सिमत के अंदर है। वो उम्मीद जो महंगाई की कमी की शक्ल के अंदर, जो आपकी बैरूनी सरमायाकारी की शक्ल के अंदर, जो एतमाद की शक्ल के अंदर जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में आपको नजर आ रहा है, ये वो उन सारी चीज़ों की तरफ निशानदेही भी कर रहा हूँ कि शायद जो लोग इस चीज़ को बेहतर हमसे समझते हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो मईशत के जानते हैं, वो इस चीज़ को जानते बूझते एक्सेप्ट करते हुए इस इत्मीनान का इजहार भी करें जिससे आपको ये इकोनॉमी के अंदर बॉयंसी नजर आ रही है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे की मुनासबत से इस्लामाबाद में खेलों से वाबस्ता सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। देखते हैं इस हवाले से अरशद शाद की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की खिदमात के एतराफ में मुनकिदा तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि मुहज़्ज़ब माशरों में स्पोर्ट्स सनत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। हमने अपने मैदानों को आबाद करना है, हमने अपने बच्चों को एक वो विजन देना है कि जहां पर वो अपने ख्वाबों की ताबीर खुद कर सकें। वजीर आजम के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना था कि फेडरेशंस में नाअहल अफराद काबिज हैं जो हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हैं। जर्नलिस्ट को इन्हें एक्सपोज करना चाहिए। आप इस बात पे भी नजर रखें, ये जो जिन फेडरेशंस का मैंने जिक्र किया है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं कौन कब से बैठा है, सारे अपनी मुराद भी ले रहे हैं, फैसिलिटीज भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं और काम धेले का नहीं है। आईजी इस्लामाबाद और साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूनस ने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की काविशों को सराहा। जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनका जो उनका मुकाम है हमने मुआशरे में उनको नहीं दिया। कोई भी गेम देखने से पहले दिल करता है कि वो एनालिसिस का जो पार्ट है, जो तज्जिया होना है, उससे पहले आधा पौना घंटा उसे सुना जाए। सहाफियों की जानिब से तकरीब के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया गया। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। दीगर खबरें शामिल कर आपको बताएं, मुजफ्फराबाद के इलाके नसीराबाद में दरख्त की चोटी में फंसे तेंदुए को 3 घंटे बाद महकमा वाइल्ड लाइफ की रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू करते हुए जंगल में वापस छोड़ दिया। तहसील नसीराबाद के इलाके चिड़वन के मकाम पर दरख्त की चोटी पर फंसे तेंदुए को 3 घंटे पर रेस्क्यू कर लिया गया। मकामी लोगों की जानिब से वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी गई थी, जिस पर वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर रवाना हुई और दरख्त पर चढ़े तेंदुए की दुम दरख्त में फंस गई थी, जिसे महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने रेस्क्यू करते हुए वापस जंगल में छोड़ दिया। शहरी कायद में 18 घंटे की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से शहरियों का पारा हाई। जगह जगह एहतजाज से भी लोड शेडिंग में कमी न आ सकी। लाइन्स एरिया के मकीन कहते हैं, हम भारी भरकम बिल भी वक्त पर अदा करते हैं, फिर भी सारी रात बिजली गायब होती है। आबदा खान की रिपोर्ट देखते हैं। शदीद गर्मी में शहरी कायद के बासियों के लिए एक और अज़ाब। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कहीं 16 तो कहीं 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग से शहरियों का जीना दोभर हो गया। इतनी लोड शेडिंग करनी है तो फिर बिल ना भेजे, और अगर बिल भेज रहे हैं तो फिर लोड शेडिंग ना करें। 4 टाइम जाती है लाइट, समझो कि जितनी लाइट होती नहीं उतनी तो लाइट बंद ही होती है। बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज भी किसी काम न आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली गायब। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से तंग शहरी कहते हैं, हम अपने बीवी बच्चों के साथ सड़कों पर रातें बसर करने पर मजबूर हैं। बिजली वालों की वजह से सारी रात यहाँ रोडों पे गुजारती हैं, कोई लाइट नहीं होती। हम यहाँ होते हैं तो यहाँ पे हम हमारे पूरे महीने की पे पहले से हो जाती है, बिल आने से पहले। 24 घंटे में समझ लें 8 घंटे लाइट दे रहे हैं, बाकी लाइट ही नहीं है, सारा दिन गर्मी में मर रहे हैं। आवाम का तो कोई हाल ही नहीं है। घंटों घंटों कराची में बिजली की बंदिश, कराची वालों को इजाफी लोड शेडिंग से निजात न मिल सकी। दूसरी जानिब बिजली की तवील लोड शेडिंग से पानी का मसला भी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। रुख करते हैं बैनुल अक़वामी मंजरनामे का। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम जद्दा सीजन 2024 का 60 रोज़ा मेला शुरू हो गया। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के मुशीर मैडम नौशीन वसीम ने कहा कि जद्दा सीजन 28 जून से लेकर अगस्त के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। जद्दा सीजन में पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक के फनकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। जद्दा सीजन में 2 अगस्त को पाकिस्तानी नाइट मुनक्किद होगी, जिसमें पाकिस्तानी सकाफत और कल्चर को भरपूर तरीके से उजागर किया जाएगा। नए अंदाज में पेश की जाने वाली सरगर्मियों में सकाफती शोज और दीगर प्रोग्राम्स के साथ स्पोर्ट्स और एडवेंचर पर मुश्तमिल सरगर्मियां रखी गई हैं। याद रहे, जद्दा सीजन सऊदी हुकूमत का अपनी आवाम और तारकीन वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस मदीहा नुमान ने भी जद्दा सीजन पर सहाफियों को तफसीली ब्रीफिंग दी। और आखिर में बात करें कनाडा का 157वां कौमी दिन जोश जज्बे के साथ मनाया गया। मुल्क भर में सेंट जॉन से विक्टोरिया तक मुल्क भर में परचम कुशाई, म्यूजिक कंसर्ट, रंग बरंगी रैलियां निकाली गईं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी कौम को मुबारकबाद दी। इसी हवाले से कैलगरी से चौधरी इफ्तिखार की ये रिपोर्ट देखिए। कनाडा के 157वें कौमी दिन के मौका पर मुल्क भर में रंगारंग तकारीब का इनकाद किया गया। परचम कुशाई, शानदार रैलियां, म्यूजिक कॉन्सर्ट, फ्री बारबेक्यू, बच्चों के फन फेयर समेत मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम पेश किए गए। मुल्क भर में सरकारी और समाजी हलकों ने शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किए। बैनुल सकाफती कम्युनिटी के अफराद ने कनाडा डे अपने अंदाज में मनाया। इन प्रोग्राम्स में मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली, अरकान सेनेट, शहरी हुकूमतों के नुमाइंदगान और समाजी तंजीमों ने भी हिस्सा लिया। प्रोग्राम दिन भर चलते रहे और शाम को खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कैमरा टीम के साथ चौधरी इफ्तिखार, ABN न्यूज, कैलगरी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि ABN है कौम की सोच।